नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम जानेंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। दोस्तों, 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में परिवर्तन किया गया है, किंतु उनमें भी भारतीय संविधान अपनी एक स्पष्ट पहचान को रखे हैं। यूं तो भारतीय संविधान के कई तत्व विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, किंतु भारतीय संविधान अपने एक विशाल आकार में अपनी मूल भावना के संदर्भ में अद्वितीय है। संविधान अपनाए जाने के पश्चात संविधान संशोधन की दी गई विधि के अनुरूप इसमें संविधान संशोधन कर कुछ परिवर्तनों को स्थान दिया गया। उनमें कुछ जैसे 7वां, 42वां, 44वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन विशेष रूप से प्रभावी परिवर्तन रहे हैं, और इनमें भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने वाला संविधान में 42वां संशोधन 1976 बेहद अहम है, जो संविधान में कुछ बड़े परिवर्तनों का कारक रहा है। दोस्तों, अब यह भी तय किया गया कि संविधान संशोधन की प्राप्त शक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखित है, यह संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए प्रयोग न हो, और यही व्यवस्था 1973 केशवानंद भारती मामला, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा प्रदान की गई। साथियों, आज वर्तमान संविधान में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम क्रमवार जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित और अलिखित दो प्रकार के संविधान विश्व भर में हो सकते हैं। लिखित संविधान जैसे अमेरिकी संविधान, और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान के मूल रूप की बात करें तो 1949 में अपनाए संविधान में एक प्रस्तावना सहित 22 भागों में विभक्त, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। हालांकि समय के साथ संविधान के मूल रूप में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। अब चाहे वे अनुच्छेदों को संशोधन की शक्ति से हटाना हो, जोड़ना हो, अनुसूचियों को जोड़ना हो, यह परिवर्तन संविधान के मूल रूप में हुए हैं। दोस्तों, अब यदि हम विश्व के इस सबसे बड़े लिखित संविधान पर जानें तो यह भी मालूम होगा कि वास्तव में यह इतना विस्तृत संविधान ऐतिहासिक और तत्कालीन कार्यकारिणी और अन्य कुछ कारणों के प्रभाव से ऐसा स्वरूप लिए हैं। इन पर यदि नजर डालें तो सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के विस्तृत स्वरूप से इसे प्रभावित माना जा सकता है, जो एक ऐतिहासिक बिंदु संविधान निर्माण के समय पर भी भूमिका निभा रहा था। यदि अन्य कारणों को हम जानें तो संविधान के विस्तृत स्वरूप के लिए भारत की भौगोलिक विविधता, उसका विस्तार और अन्य अनेकताओं को एकीकृत करने का प्रयास रहा होगा, जिससे संविधान एक विशाल आकार ग्रहण कर लेता है, जिसमें सभी तबकों को एकीकृत करने के लिए अलग अलग प्रावधानों से संतुष्टि का प्रयत्न है। जैसे मूल संविधान जम्मू कश्मीर को अलग संविधान अनुच्छेद 370 से विशिष्ट दर्जा देता रहा था, हालांकि वर्तमान सरकार ने बदलाव किया है। दोस्तों, इन कुछ मुख्य कारणों को हम भारतीय संविधान के इस स्वरूप का मान सकते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में आगे हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनेक स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह सत्य है कि भारतीय संविधान में अनेक विधान अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 तो भारतीय संविधान के मूल स्वरूप, उसके ढांचे को तय करता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में
250 उपबंधों को शामिल किया गया है। भारत के संविधान में अनेक भागों को जिन स्रोतों से लिया गया है उनमें मुख्य को हम क्रमवार जानेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद आदि, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद व राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाना आदि, आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आदि, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सशक्त केंद्र व संघीय व्यवस्था आदि, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान तथा सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य आदि, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। दोस्तों, इन सब उपबंधों के विश्व भर में अनेक सफल संविधानों ने ग्रहण करने के बावजूद भारत का संविधान अपना एक अलग रूप दर्शाता है। अपनाए गए प्रावधानों को भारतीय संविधान में भारत के लिए आवश्यकता के अनुरूप बदलाव कर लिया गया है और उन्हें भारतीय रूपरेखा में अधिक परिष्कृत किया गया है। साथियों, भारतीय संविधान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के संविधानों से अपनाए अनेक उपबंधों के संबंध में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, कोई भी यह जानना चाहेगा कि क्या विश्व इतिहास में इस समय तैयार किए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है। विश्व के पहले लिखित संविधान प्रारूप को तैयार हुए आज 100 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। अनेक देशों द्वारा उसका अनुकरण कर इसे लिखित रूप दिया गया है। संविधान का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, इस विचार को काफी पहले निपटाया जा चुका है। इसी प्रकार संविधान का मूल आधार क्या होना चाहिए, इसे संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान को अपने मुख्य उपबंधों में समान दिखना चाहिए। इतने वर्षों बाद तैयार किए गए संविधान में केवल नई बात यह हो सकती कि त्रुटियों को समाप्त करने के लिए अंतर किए जाएं और इसे राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। मुझे विश्वास है कि संविधान अन्य देशों के संविधान का अंधा अनुकरण है का आरोप संविधान के अपूर्ण अध्ययन पर आधारित है। यह आरोप के प्रारूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों के एक बड़े भाग को सम्मिलित किया है। मुझे इसके लिए कोई क्षमा याचना नहीं करनी है। ली गई विषय वस्तु के कारण शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का पेटेंट अधिकार नहीं है। साथियों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे कठोर और लचीला संविधान। दोस्तों, किसी भी संविधान की कठोरता से अर्थ उसके संशोधन की प्रक्रिया की जटिलता से है और लचीला संविधान से तात्पर्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उतना ही आसान होना है जैसा अन्य विषयों पर संविधान विधि देता है। अब विश्व के अनेक राष्ट्रों के संविधान में एक अमेरिका का संविधान कठोर संविधान की भांति देखा जाता है, क्योंकि
उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुछ विशेष है। वहीं विश्व के अनेक राष्ट्रों के संविधानों में एक और साथ ही एक अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान, इस संबंध में लचीला संविधान की तरह है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया की ही भांति आम है। अतः लचीला और कठोर संविधान के स्पष्ट भेद उदाहरण के साथ हमने देखे। अब भारत का संविधान किस प्रकार का है, कठोर या लचीला? इस पर भारत के संविधान को संशोधन प्रक्रिया में क्योंकि लचीला और कठोर दोनों के मध्य में एक मिला जुला स्वरूप देने का प्रयत्न किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 जो संशोधन का प्रावधान है, इससे प्राप्त संशोधन की व्यवस्था में कुछ विषयों पर तो संसद में सहमति पर विशेष बहुमत का प्रावधान है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। वहीं दूसरी ही प्रक्रिया में आप पाएंगे जहां कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इन सब संशोधन संबंधी प्रक्रिया में कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सामान्य बहुमत संसद में प्राप्त हो तो संशोधित किए जा सकते हैं। हालांकि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। साथियों, अब इन सब संशोधन की प्रक्रियाओं के अलग अलग प्रवृत्तियों को जानने के पश्चात अथवा भारतीय संविधान में अलग विषय पर संशोधन की अलग प्रक्रिया हो सकती है, जो कहीं तो कठोर और कहीं नम्य अथवा लचीला प्रतीत होती है। इसीलिए भारतीय संविधान को ना ही कठोर और ना ही लचीला कहा गया है, क्योंकि यह तो उनका समन्वय स्वरूप दर्शाता है। साथियों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे एकात्मकता की ओर झुकाव और साथ ही संघीय स्वरूप। दोस्तों, अब इन एकात्मक स्वरूप और संविधान के संघीय स्वरूप को सर्वप्रथम जानते हैं। इन्हें परिभाषित करने के क्रम में पहले एकात्मक संविधान, जिससे तात्पर्य संविधान द्वारा राष्ट्रों को एक सशक्त केंद्र की शक्ति के अधीन शासित होने को सौंपा गया हो। हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक स्वरूप के लक्षण हैं, जहां संपूर्ण देश के लिए एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो राज्यों के किन्हीं विषयों पर विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखता है, संकट काल में पूर्ण एकात्मक स्वरूप, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन केंद्र सरकार की शक्तियों में निहित आदि। उपबंध केंद्र की सर्वोच्चता दर्शाता है और एकात्मक स्वरूप का प्रदर्शन करता है। किंतु वहीं यदि संघीय स्वरूप, जिससे तात्पर्य है कि एक व्यवस्था राष्ट्र को संविधान से प्राप्त है, जिसमें एक केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार होगी और अन्य स्थानीय राज्य सरकारें होंगी, जिनमें लोक जीवन के कुछ क्षेत्र केंद्र सरकार और कुछ क्षेत्र राज्य सरकारों की शक्ति से नियंत्रित होंगे। भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था के लक्षण भी दर्शाती है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र व राज्यों के पृथक पृथक सरकारें, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, अब कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघीय स्वरूप के लक्षणों से युक्त है, किंतु साथ साथ भारतीय संविधान में कहीं संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यह भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसके दो तात्पर्य समझे जाते हैं कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा यह अभिप्राय कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दोस्तों,
इन्हीं पक्षों के अध्ययन के पश्चात भारतीय संविधान के संघीय और एकात्मक स्वरूप से उसे कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे। भारत सरकार का संसदीय स्वरूप। दोस्तों, भारत सरकार का तंत्र संसदीय है, जो संविधान द्वारा अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को अपनाकर प्रदत्त है। हाँ, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाती है, किंतु अब इन सब में भी भारतीय संसदीय व्यवस्था कुछ मूलभूत अंतरों के कारण इससे अलग है। जैसे भारत की संसद में निर्वाचित व्यक्ति प्रधान होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था का अनुसरण होता है। वहीं भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु नहीं है। अतः इन कुछ मूल कारणों से यह अलग दर्शाए जा सकते हैं, किंतु संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका के चलते इसे प्रधानमंत्री सरकार की संज्ञा दी जाती है। साथियों, यह संसदीय व्यवस्था विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। वहीं अध्यक्षीय व्यवस्था दोनों के मध्य शक्ति का विभाजन के सिद्धांत पर है। साथियों, संसदीय व्यवस्था जो दुनिया भर में अनेक राष्ट्रों द्वारा अपनाई जाती है, वह वेस्टमिंस्टर शैली द्वारा संचालित है। यह शासन की एक व्यवस्था लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है और अनेकों वर्षों में जिसका विकास संयुक्त अधिराज्य यूनाइटेड किंगडम में हुआ। यह नाम वेस्टमिंस्टर दरअसल लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर से है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। मूल रूप से इस शासन प्रणाली के 3 मुख्य अंग हैं, जिन्हें न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कहते हैं। भारतीय संसद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानें तो यह द्विसदनात्मक प्रणाली है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, किंतु यह नाममात्र है। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका है। भारतीय संविधान राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था का अनुसरण देता है। संसद बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधान होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा भारत में दी गई लोकतंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था के कुछ पहलुओं को हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत जाना है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में संयोजन। इस विषय पर भी ब्रिटिश और अमेरिका के संविधानों के उदाहरण को रखा जाता है, या यूं कहें कि भारतीय संविधान इस मामले में भी इन दोनों राष्ट्रों के संविधानों की मध्यस्थ भूमिका है, और यह हम पहले भी कुछ विशेषताओं में देख चुके हैं। ब्रिटेन के संविधान से उनकी संसद को सर्वोच्चता है। यह इसलिए क्योंकि वहां के न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है, जिससे वे संसदीय कानून को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं रखते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसद और न्याय की व्यवस्था को स्पष्ट 2 निकायों में बांट दिया गया है, जहां संविधान इन दोनों में संसदीय सर्वोच्चता दर्शाता है। वहीं अमेरिका के विषय में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रधान है, जिसमें विधायिका के किसी भी कानून को न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अतः यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता स्पष्ट है। दोस्तों, इसका एक कारण यह भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक शक्ति विधि की नियत प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें न्यायालय मूलभूत और प्रतिक्रियात्मक दोनों आधार पर, अर्थात कानून निर्माण से
उसकी उपयोगिता और उसके प्रभाव तक पर प्रश्न कर सकती हैं। वहीं भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मान्यता देता है, जिसके अनुरूप न्यायालय मात्र मूलभूत आधार पर ही कानून की जांच कर सकती है। प्रतिक्रियात्मक अर्थात युक्तता, उपयुक्तता या नीति के प्रभाव के आधार पर न्यायालय प्रश्न करे यह अपेक्षा नहीं की जाती है। दोस्तों, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद से कैसे भिन्न है और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत में कैसे भारतीय संविधान न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता की मध्यस्थता करता है, जिसमें जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के सत्य से संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं संसद अपनी संविधान संशोधन संबंधी शक्तियों के अनुरूप संविधान के बड़े भाग में परिवर्तन कर सकता है। अतः भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त अहम शक्ति हैं, जो उनके हितों की रक्षा व उनका संरक्षण में दी गई व्यवस्था है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, जिनमें एक संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 का प्रावधान था, जिसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से विलग कर दिया गया है। हाँ, यह अब एक कानूनी अधिकार के तौर पर संविधान के 12वें भाग अनुच्छेद 300 क के तहत वर्णित है। दोस्तों, मौलिक अधिकार नागरिक को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें वह अपने अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। अतः यह भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की भांति काम करते हैं, जहां मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में न्यायालय के माध्यम से अधिकारों की रक्षा की जाएगी। दोस्तों, संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में यह विशेष है कि ये अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं हैं। संसद इन्हें संशोधन कर समाप्त और इनमें कटौती कर परिवर्तन ला सकती हैं। हाँ, अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण रहता है, इस दशा में भी जब आपातकाल की स्थिति हो और अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया हो। अर्थात आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ अन्य सभी मौलिक अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह व्यवस्था है जिसका अनुसरण कार्यपालिका व विधायिका को अपने अधिकारों के प्रयोग में करना चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका को इन तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व वैधानिक स्वरूप नहीं रखते हैं। जहां मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में न्यायालय की शरण ली जा सकती है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं है।
इनके द्वारा राज्य पर वैधानिक बाध्यता लागू नहीं की गई है। ये तो राज्य के लिए सामान्य निर्देश हैं जिनसे आम जनमानस के लिए अच्छे कार्य किए जाएं, क्योंकि इनके संबंध में कार्यपालिका और विधायिका के लिए कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है, अतः इन्हें नैतिक अधिकार कहा जा सकता है। सर्वप्रथम इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान में अपनाया गया था। भारतीय संविधान में ये तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। इनका उद्देश्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनके संबंध में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है तथा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में आगे हम जानेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका को विधि निर्माण के संबंध में नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने का उपबंध है, ठीक इसी प्रकार भारत के नागरिकों के संबंध में भी नैतिक कर्तव्य तय किए गए हैं। इनके संबंध में उल्लंघन की दशा में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, अतः इन्हें गैर न्यायोचित कहा जा सकता है। अर्थात उल्लंघन की दशा में सरकार के द्वारा इस मामले में कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में अनुच्छेद 37 है जिसमें उन्हें गैर न्यायसंगत बताया गया है। अर्थात उल्लंघन की दशा में न्यायालय में इनके लागू होने के मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु मौलिक कर्तव्यों के विषय में ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं जोड़ा गया है जो उन्हें न्याय संगत या गैर न्याय संगत बताता हो। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में तब तक न्यायालय से चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान न जोड़ लिया जाए। दोस्तों, मौलिक अधिकार के समकक्ष नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। इनके संबंध में गांधी जी का कहना है कि यदि व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का ठीक से पालन करे तो उसे मौलिक अधिकारों की कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्य आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में समावेशित किए गए। अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्णित किया गया है। हालांकि इनमें पूर्व के 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और शेष 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों द्वारा भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, सभी लोगों से अपनी आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों की समानता से है, अर्थात राज्य में सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत सहिष्णुता का एक व्यापक सिद्धांत है। जिस राज्य में सभी नागरिक धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अतः वह भारत में किसी धर्म को भारत का धर्म घोषित नहीं करता है। 24वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1846 में बर्मिंघम के जॉर्ज जैकब
होलियाक ने किया था। उनके अनुसार आस्तिकता, नास्तिकता और धर्म ग्रंथों में उलझे बगैर मनुष्य मात्र के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभाव को उच्चतम संभावित बिंदु तक विकसित करने के लिए प्रतिपादित ज्ञान और सेवा ही धर्म निरपेक्षता है। दोस्तों, कुल मिलाकर जब किसी राज्य में सभी धर्मों के लोग रह रहे हों या रह सकते हों तथा राज्य का अपना कोई धर्म न हो, इस दशा में वह राज्य धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को अलग देखा गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद अपने धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को दर्शाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा तथा उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अतः भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से अपनाता है। ठीक इसी प्रकार भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 25 में प्रावधान है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना का समान रूप से अधिकार है। अनुच्छेद 26 द्वारा किसी भी धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के द्वारा किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 29 के द्वारा नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, इस प्रकार भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को मात्र धार्मिक ही नहीं बल्कि अन्य सभी दृष्टि से समान मानता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जनता द्वारा वोट डालना तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। अतः मताधिकार का अर्थ स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है। मतदान के सर्वोच्चतम, आधुनिक और सर्वोत्तम सैद्धांतिक विधा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसमें देश के नागरिकों में वयस्क महिला पुरुष में बिना किसी भेद के मत देने का अधिकार दिया जाता है। एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शुरू में तो वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को प्राप्त था जिनके पास अचल संपत्ति हुआ करती थी या वे सरकार को कर देते थे। कुछ देश मात्र पुरुषों को मताधिकार देते थे। महिलाएं मत देने का अधिकार से वंचित थीं। जर्मनी ने सर्वप्रथम 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था। महिलाओं को मताधिकार के संबंध में 1918 में ब्रिटेन ने कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया और धीरे धीरे 21 वर्ष से अधिक के पुरुषों व 30 वर्ष से अधिक की स्त्रियों को मत देने का अधिकार दिया गया। सोवियत संघ में 1936 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया। उदारता का नारा देने वाले फ्रांस
1945 तक नागरिकों में वयस्क मताधिकार का विरोधी रहा था। स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक है, वहां महिलाओं के वोट के अधिकार पर 1979 तक गतिरोध बना रहा था। इन सब में आश्चर्यजनक असमानताओं को जानने के पश्चात भारत का संदर्भ बेहतर है, जहां 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्थान दिया गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, भारत जैसे विशाल आकार, वृद्ध जनसंख्या, भौगोलिक असमानता, गरीबी, अशिक्षा व अन्य असमानताओं के मध्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे। एकल नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता किसी व्यक्ति को उस देश में सामाजिक राजनैतिक अधिकार प्रदान करती है। भारत के नागरिकों के लिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिक। दोस्तों, अब यदि अमेरिका के संविधान को जाने तो इस संबंध में अमेरिका का संविधान अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। यहाँ एक नागरिकता देश की तथा अगली जिस राज्य का वह व्यक्ति होता है उस राज्य की नागरिकता होती है। दोस्तों, एकल नागरिकता हमें भारत में अनेक राज्यों की सीमाओं में बंटे होने के बावजूद भी अंततः भारतीय होने का एहसास रखने का प्रयत्न है, जो संविधान निर्माताओं के एकीकृत और संगठित राष्ट्र के सपने को दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में आगे हम जानेंगे। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अतिरिक्त भी कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है, जैसे संसद, विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। ठीक इसी प्रकार राज्य व केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए नियंत्रक एवं महालेखाकार, जो जनता के पैसे के संरक्षक हैं और सरकार के खर्च की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। ठीक इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग, वह आयोग जो अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्र सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य स्वतंत्र निकाय हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हमने इस अंक में जानी हैं। इनके अतिरिक्त भी भारतीय संविधान अन्य अनेकों विशेषताओं को लिए हैं, जिनके संबंध में आगे हम आने वाले अंकों में जानेंगे।